नमस्कार, स्वागत है आप सबों का बीपीएससी के साइंस सीरीज के दूसरे भाग में। हम भौतिकी अर्थात फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आखिरी प्रश्न जो हमने डिस्कस किया था वो था नोबेल प्राइज से रिलेटेड कि सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। सन 1930 में प्राप्त हुआ था और ये प्रश्न 42वें बीपीएससी में पूछा जा चुका है। नोबेल प्राइज से एक क्वेश्चन रहना मस्ट है। और जल्दी से एक लिस्ट हम देखते हैं कि भारत को अभी तक रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर विजय बैनर्जी तक जो कि पुरस्कार मिला है। साहित्य के क्षेत्र में 1913, सीवी रमन भौतिकी 1930, हरगोविंद खुराना चिकित्सा 1968, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो कि सीवी रमन के भतीजे भी थे, उनके संबंधी, भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में मिला। हालांकि उन्हें 1930-35 शायद इस तक मिल जाना चाहिए था, मगर कुछ रेशियल बिहेवियर और अन्य मानसिकता जो कि यूरोपियन वैज्ञानिकों की शुरू से रही थी भारतीय वैज्ञानिकों के प्रति, इस वजह से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को ये मिल नहीं पाया और अंत में यूएसए की नागरिकता उन्होंने ली और 1983 के दौर में जाकर के व्यक्ति को मिल पाया जब वो भारतीय नहीं रहे। लेकिन फिर भी इनका योगदान विज्ञान के क्षेत्र में बेहतरीन है और अंततोगत्वा 1983 में उन्हें भौतिकी के क्षेत्र में दूसरा नोबेल पुरस्कार जो कि भारत को गया भौतिकी में मिला। मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए 1998 के आसपास और कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए 2014 में मिला। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजैया को भी 2014 में मिला था, शेयर किया था प्राइज इन्होंने, आपको अगर ध्यान में हो तो। वी रामकृष्णन को रसायन शास्त्र में 2009 में, इन्होंने आपको मैं बता दूं कि ये वापस से 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन इन्होंने दिया जब ये इन्होंने फिजिक्स में अच्छी प्रसिद्धि नहीं हासिल की, तो वापस से ये रसायन शास्त्र में आए और फिर से 10th 12th ग्रेजुएशन पीएचडी करने के बाद उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता 2009 के दौर में। अभिजीत बैनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सन 2019 में नोबेल प्राइज़ मिला। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये 45th बीपीएससी में पूछा गया था और 2002 के आसपास। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की, जो है इसका आंसर गैलीलियो। जैसा कि मैंने कहा था कि खोज से रिलेटेड प्रश्न जो है आपको मिल जाएंगे बीपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन, और ये लूसेंट में भी डायरेक्ट खोज के सेक्शंस में आपको ये मिलेंगे इस तरह के प्रश्न, जो आप ज़रूर करें। लूसेंट से भी और केबीसी नैनो से भी आप करें। मैं कोशिश करूँगा एक सेपरेट वीडियो सिर्फ आविष्कारों पर हम करेंगे। अगला प्रश्न भी आविष्कार से है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया। राइट ब्रदर्स इसका आंसर है 2002। हालांकि राइट ब्रदर्स के पहले भी बहुत सारे आविष्कार हो चुके थे, परंतु जो सदी के प्रारंभ में आविष्कार पूछा गया है तो राइट ब्रदर्स इसका आंसर होगा। और अन्य पुस्तकों में भी यही प्रश्न का उत्तर है। अगला क्वेश्चन, एक माइक्रोन कितने के बराबर होता है। ये बड़ा सीधा सा प्रश्न है। 10⁻³ mm का एक माइक्रोन होता है, तो 1/1000 इसका आंसर होगा। 2004 का ये डायरेक्ट प्रश्न। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जा चुका है, सीजीएल में पूछा जा चुका है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा। आंसर है इसका 104 फ़ारेनहाइट। चलिए इसका एक न्यूमेरिकल हम बनाते हैं और आप ये बिल्कुल रट्टा मार जाइए, ये प्रश्न आना निश्चित है, ये आएगा ही आएगा। अगर बीपीएससी में नहीं आया तो एसएससी सीजीएल में आएगा, सीजीएल में नहीं आया आपको आरबीआई में आएगा, बैंक पीओ में आएगा और यूपीएससी में भी आ सकता है। जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। आप इस फॉर्मूला को याद रखें, F = 9/5C + 32। याद कर लें आप इस फॉर्मूला को। तो यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो C की जगह आप 40 अगर करते हैं तो देखिए 9/5 और इधर 40 और ये 40 9 72 + 32 यानी कि 104 इसका आंसर होगा। यानी कि 40 डिग्री जो सेल्सियस होता है वही फ़ारेनहाइट में 104 डिग्री होता है। आप ध्यान से देखें इस फॉर्मूला को और मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि F = 9/5C + 32।
और जनरली 100 इंटू एफ इक्वल्स टू 180 सी जो है माना जाता है, जिसमें 32 जोड़ा हुआ रहता है। पर आप इसी फॉर्मूला को याद करें, एफ इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। बिल्कुल आप कंठस्थ कर ले, मैं तो कहूँगा इसे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। जी, इस पर न्यूमेरिकल्स काफ़ी आते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किस लिए? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। लोलक की कालावधि बताइए। पेंडुलम की बात हो रही है, ये लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, आपको पता ही होगा। लोलक जिसे कि पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम कहा जाता है, और इसकी जो विवेचना है या एक्सप्लेनेशन है, देखिए t इज इक्वल्स टू 2π√L/g, जहाँ पाई और g तो नियतांक है, चेंज नहीं होगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट समझ सकते हैं। L जो है वो लंबाई है, किसकी लंबाई? लोलक की। तो लोलक की कालावधि लोलक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। लोलक यानी कि पेंडुलम, L यानी कि लेंथ। तो सरल लोलक की कालावधि का ये जो फॉर्मूला है t इज इक्वल्स टू 2π√L/g, इसे आप याद कर लें। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इससे कई बार। अगला प्रश्न 2002 में पूछा हुआ बल गुणनफल है किसका? F इक्वल्स टू ma, द्रव्यमान और त्वरण का। ये सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन भी माना जाता है। आपने न्यूटन के 3 लॉ पढ़े होंगे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो सेकेंड लॉ जनरली F इक्वल्स टू ma माना जाता है, और आप एक्सप्लेनेशन देख ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? v-u/t। देखिए फॉर्मूला ऊपर प्रूफ किया जा चुका है, यही है त्वरण का फॉर्मूला जी, a इक्वल्स टू v-u/t। तो ये देखिए त्वरण जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी माना जाता है, यानी कि जो वेग के बदलने की दर होती है उसे ही त्वरण कहते हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी या स्पीड कहते हैं। तो यहाँ मोमेंटम चेंज हो रहा है mv-mu टाइम के रेस्पेक्ट में, और ये आपको मिलता है mv-u/t, जो कि आ जाता है आपका a। चलिए एक्सेलरेशन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश यानी कि स्केलर, तो स्केलर तो आपकी अदिश राशि होती है, सदिश होता है वेक्टर। तो कौन सा वेक्टर नहीं है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट में परिमाण भी है और डायरेक्शन भी है, वेग में भी वही बात है, बल में भी वही बात है, आयतन में नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। जैसा कि आपको पता ही है कि सदिश राशि वो है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों है, जिसके पास डिस्टेंस भी है और उसके साथ ही साथ परिमाण भी है, और अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। आंसर होगा डी। ये क्वेश्चन बार बार आता है सदिश और अदिश राशि से, एक बार ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि मिलती है? संवेग हो गया आपका, द्रव्यमान m ले लेते हैं, वेग v है, तो उसका संवेग mv होगा। और संवेग में अगर हम वेग डिवाइड करते हैं तो जाहिर बात है v कटने बाद बचेगा क्या? द्रव्यमान। तो इसका सीधा आंसर होगा द्रव्यमान। थोड़ा सा तार्किक प्रश्न था ये 2002 का, मगर बेहतरीन प्रश्न मैं कहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य किससे होता है? 1000 मीटर से होता है। जी हाँ, तो इसका आंसर होगा 1000 मीटर सी। 1 पिकोग्राम किसके बराबर है? 10⁻⁻12 के बराबर होता है। आप मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलो और इसके साथ साथ आप
फेम्टो तक याद कर ले। 10⁻⁻⁹ तो नैनो होता है, 10⁻⁻10 एंगस्ट्रम होता है। और इसी तरह आप जनरली अगर पिको तक याद करें तो बहुत अच्छा होगा। -12 होता है इसका पिकोग्राम। आगे बढ़ते हैं। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा? देखिए, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय 0 होगा। जब आप नीचे आइएगा तो आपको एक अजीब सी 0 की अनुभूति होगी। अगर आप लिफ्ट में चढ़े, ऊपर जाते समय भले ही लगे, पर नीचे आते समय बिल्कुल 0 का अनुभव सा होता है। सो लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय ये 0 का आभास होगा आपको, बिल्कुल 0 का आभास। चलिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न था ये। आगे बढ़ते हैं। वायु में ध्वनि तरंगे क्या होती है? तो ध्वनि तरंगे वायु में अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, ये 2 तरह के तरंगे हैं, लॉन्गिट्यूडनल और एक अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य का आप अंग्रेजी चाहे तो देख सकते हैं। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम, ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा अनुदिश दोलन करते हैं, आगे पीछे। तो ये आगे पीछे की ओर होता है, इसीलिए अनुदैर्ध्य हो गया। और ऊपर नीचे होगा तो अनुप्रस्थ हो जाएगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, जी बिल्कुल। तो अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ के बारे में आप पढ़ें। ये वायु तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं जो कि आगे पीछे की ओर दोलन करती रहती है। आगे आसान सा प्रश्न था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? सब्लिमेशन के द्वारा, ऊर्ध्वपातन। इसके पहले भी आपने यही इससे मिलता जुलता एक प्रश्न देखा होगा, अगर आपको याद हो कि ऊर्ध्वपातन क्या है, आपसे पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आया है पिछले साल, देख सकते हैं आप। बीपीएससी 2020 में पूछा हुआ ये प्रश्न है कि नेफ्थलीन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जाता है और ये वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल के अवस्था में गए ही वो परिवर्तन हो जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर कोई ठोस है तो वो 2-3 स्टेट जो हम पढ़ते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस, तो बिना द्रव्य में वो परिवर्तित हुए सीधे गैस बन जाता है। इस अवस्था को हम सब्लिमेशन या क्षमा कीजिएगा ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बड़ा ही सीधा सा प्रश्न है ये और बहुत बेहतरीन प्रश्न, अब लास्ट ईयर पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? इसका आंसर है वो वाट। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है और 2019 में भी पूछा गया था ये प्रश्न। सीधा क्वेश्चन का आंसर ये, रिपीटेड क्वेश्चन 3rd टाइम। टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं आप, बिल्कुल। 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटा जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? देखिए, 100 वाट का 10 घंटा जलता है तो 10 वाट प्रति घंटा, और वाट प्रति घंटा यानी वाट आवर क्या होता है, इसी को 1 यूनिट कहते हैं। तो बड़ा सीधा सा आंसर है कि 1 यूनिट इसका आंसर होगा। तो देखिए, ध्यान रखें कि ये घंटे में ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आपको सेकेंड या फिर मिनट में दिया हो तो उसे आपको घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वाट आवर यही जो है यूनिट होता है, वाट पर यूनिट घंटा जिसे कहते हैं। चलिए, साधारण से प्रश्न था ये, बस यूनिट का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 है और यूनिट है किलो ओम। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? चलिए, तो कुल प्रतिरोध जो हमारा है वो मेरा दिया हुआ है। देखिए, इसका वैल्यू है 1.403। R1 2 किलो ओम दिया हुआ है। पैरेलल कनेक्शन जो होता है हमारा, समानांतर का अर्थ होता है पैरेलल, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि R का वैल्यू हम निकालें तो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2।
आर इक्विवेलेंट पहले ही दिया हुआ है 1.403, हमें R2 का वैल्यू निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखें बड़ी आसानी से R2 का वैल्यू हमारा आ जाएगा। ये R2 का वैल्यू हम बहुत आसानी से देखिए इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो R इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 जी। तो R2 का वैल्यू R डिवाइडेड R1 और R के साथ R1 प्लस R2 इंटू हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे 4.70 किलो ओम आएगा। आप इसे 2 से 3 बार सफ़ेद कागज़ पर प्रैक्टिस करें और इसके जो है नंबर्स को बदलें और प्रैक्टिस करें। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल सीधा प्रश्न है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम में याद करके जाना, आंसर देना बहुत मुश्किल है। इसे गलती से भी याद करने की कोशिश ना करें। ये बिल्कुल न्यूमेरिकल है, ये गणितीय प्रश्न है और इसे हल करना आवश्यक है। बहुत लोग कहते हैं कि फ़िज़िक्स वो अंग्रेज़ी में पढ़े हैं, हिंदी में पढ़े हैं, तमिल में, तेलुगु में पढ़े हैं। कौन सी भाषा है फ़िज़िक्स की? अगर आप कमेंट में बता सकें मुझे तो। जी हाँ, फ़िज़िक्स की भाषा इंग्लिश या हिंदी नहीं होती है। फ़िज़िक्स की भाषा होती है गणित, मैथमेटिक्स। सो मैथ्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। अगर आपकी गणित अच्छी है तो आप फिज़िक्स को बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। याद करने की कोशिश ना करें, सॉल्व करें, तो आप ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे फिज़िक्स में। थ्योरेटिकल फिज़िक्स की बात की जाए तो, और ऐसे भी मैथ्स बनाना बहुत अच्छा होता है। 10 नंबर मैथ्स से भी आते ही हैं आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। सीधा सा प्रश्न है ये। एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा मैंगनीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड का क्या यूज़ है? ये कैथोड के रूप में इस्तेमाल होता है। ये आप याद रखें, प्रश्न आ सकता है न केवल बीपीएससी में अपितु अन्य एग्जामिनेशन में भी। चलिए अगला प्रश्न 2004 का। डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपने देखा होगा आपके पुराने साइकिल में एक छोटा सा डायनमो लगा होता है और आप जो यांत्रिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, मैकेनिकल से जो भी यंत्र में जो ऊर्जा बनती है, उस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। छोटी सी लाइट लगी होती थी पुराने साइकिल में, आज भी उसका इस्तेमाल होता है कई जगहों पर। तो छोटा सा डायनमो इसका एग्जाम्पल है। अगर आप गांव घर में रहते हैं तो आपने छोटा डायनमो ज़रूर देखा होगा, जिसमें कि पैर से चलते हुए मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है यांत्रिक एनर्जी में, यंत्र में, और उस यंत्र को घुमा करके हम एक नई एनर्जी पाते हैं जो कि नया स्वरूप होता है विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर में क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यही होता है विद्युत मोटर में। 2018 का प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? एमीटर इसका आंसर होगा, एमीटर के द्वारा नापी जाती है। बहुत आसान सा प्रश्न है। अच्छा 2018 के में तो पूछा ही है। देखिए सेम क्वेश्चन 2019 में, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? एमीटर से। डायरेक्ट क्वेश्चन 2018-19 में फिजिक्स का, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है मित्रों। आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? प्रिज्म से अलग करते हैं। बैनी पिनाला प्रिज्म से अलग होता है। आसान प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी ऐनक में लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? चलिए जल्दी से आपको हम एक न्यूमेरिकल के बारे में बताएं। तो फोकल दूरी होता है 1/d, यानी F बराबर 1 लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता SI माइक्रोमीटर में डायोप्टर है जिसका प्रतीक D है। F अगर मीटर में व्यक्त है तो डायोप्टर 1 मीटर 1m पावर -1 होगा पर मीटर, जिसे कह सकते हैं। इस प्रकार से उस लेंस की क्षमता को 1d भी कहते हैं जिसकी फोकल दूरी 1 मीटर है। अभी सारी लेंस में इसकी क्षमता प्लस में और अब सारी लेंस में इसकी क्षमता माइनस में होती है। तो F बराबर 1/d जो कि आ जाएगा 0.5 मीटर या फिर 50 सेंटीमीटर। तो आंसर देखिए मीटर में है या सेंटीमीटर में है।
आंसर देखिए सेंटीमीटर में दिया है, तो आपके पास 0.5 मीटर है, इसको इंटू करेंगे 100 से तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। इसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी था। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? हमेशा नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ करती है। ठीक है, चलिए। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो अगर तंतुओं को गर्म कर दिया जाए तो श्वेत प्रकाश प्रदीप्तशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे के वाष्प में पैदा होती है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारावाष्प अदृश्य पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करती है और ये पराबैंगनी किरणें नलिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्तशील पदार्थ की परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। देखिए, तत्सम शब्दों की प्रधानता है यहाँ पर, और ये इसलिए हमारे जो भी लेखक हैं, ये प्रश्न मैंने आपको कहा कि हमारी पुस्तक है जो कि घटना चक्र के सानिध्य से आपके पास आई है। मैं साधुवाद देता हूँ घटना चक्र के लेखकों का और हमारे अन्य सभी शिक्षकों का, जो तत्सम शब्दों की प्रधानता यहाँ पर लेकर आए हैं, जो कि एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको इसी में चीज़ें याद करनी है, आप समझने के लिए आप अपभ्रंश और जो है हिंदी का इस्तेमाल करें, मगही का इस्तेमाल करें, भोजपुरी का इस्तेमाल करें, जो भी आपकी मातृभाषा है। परंतु जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आप तत्सम शब्दों का इस्तेमाल करें, इससे आपके जो उत्तर लेखन है उसकी प्रगाढ़ता बढ़ती है। अगर आप तत्सम शब्दों की प्रधानता रखेंगे तो मैं ये नहीं कहता कि आप अपभ्रंश का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं या खड़ी बोली का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप करें, लेकिन अगर आप तत्सम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इवन आप उर्दू मिश्रित शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी, मगर अगर आप तत्सम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन लगती है चीज़ें। तो हमारा साधुवाद सभी लेखकों को जो इतनी तत्सम प्रधान शब्दों की व्याख्या लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो जैसा कि इसमें बताया गया है कि तंतु गर्म करने से श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जा सकता है। 1995 का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य के लिए मिला? देखिए, फिर से नोबेल प्राइज़ पे क्वेश्चन है और इन्हें मिला था आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रवाह की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार के लिए 1921 का भौतिक क्षेत्र के नोबेल का पुरस्कार इन्हें मिला था। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह आप कह सकते हैं। 2018 का हम डिटेल में वर्णन करने की कोशिश करेंगे जो भी नोबेल प्राइज़ मिला था। एक बार कोशिश कीजिए कि नोबेल प्राइज़ पर सरसरी निगाह डाल लीजिए और पूरे 100 साल का, क्योंकि एक क्वेश्चन तो फिक्स है, आपको नोबेल प्राइज़ से आना ही आना है। तो आपको याद करने के अलावा देखिए दूसरा कोई उपाय है नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। झारखंड में कौन सा जगह है जहां यूरेनियम मिलता है, बता सकते हैं? जी हाँ, जादूगोड़ा, जो कि जमशेदपुर के आसपास है। वहाँ पर एक यूरेनियम का प्लांट है और वहाँ पर एक खान है, जैसे एक स्टेशन है रेलवे का, राखा माइन स्टेशन। अगर आप कभी जमशेदपुर की ओर बढ़ें, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में यूरेनियम मिलता है। चलिए, इससे विद्युत भी पैदा की जाती है। न्यूक्लियर रिएक्टर चलते हैं, नाभिकीय रिएक्टर जिसे कहते हैं, तो यूरेनियम का इस्तेमाल होता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे का तापमान कम हो जाता है, जिससे कि कमरा ठंडा होता है। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी प्रयास करते हैं कि कम से कम इस सेक्शन के तो सारे के सारे हम कंप्लीट कर ही लें। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज़ लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? ये टिन और शीशे का एक मिश्र धातु होता है। तो ये फ्यूज़ का एक तार का टुकड़ा, ये रांगा यानी कि टिन और लेड का मिश्र धातु होता है। और 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? जी, तो इसका होगा आंसर, ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक कौन है? 2020 का क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा पदार्थ जो विद्युत या ऊष्मा प्रवाहित ना हो तो कुचालक कहता है। लकड़ी, कांच इत्यादि सभी धातुएं ऊष्मा का कुचालक होती है, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड एवं पारा की ऊष्मा का
अर्धचालकता। देखिए आंसर इसका होगा बी, और यहाँ पर आंसर में बोला जा रहा है कि अन्य धातुओं की तुलना में लेड यानी कि शीशा एवं पारा की ऊष्मा चालकता कम होती है। लेड की ऊष्मा चालकता 34.7 और पारा की लगभग 8.31 होती है। तो यहाँ पर शीशा और पारा में कन्फ्यूजन है, कई बार शीशा और कई बार पारा भी होगा, लेकिन चलिए इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके हिसाब से इसका आंसर शीशा होगा या पारा। यहाँ पर शीशा लिया गया है, क्षमा कीजिए सी आंसर दिखा रहा है, तो पारा लिया गया है। तो चलिए हम पारा को ही मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करीब करीब 80 से ज़्यादा प्रश्न है फिजिक्स से हमारे पास, तो जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि 35 मिनट अगले 10 मिनट में ख़त्म करूं। अतिचालक के क्या लक्षण हैं? शून्य पारगम्यता, ये अतिचालक के लक्षण हैं। 1994 का ये प्रश्न, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन का। चलिए अगला प्रश्न, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? ये घट जाएगा। अर्धचालक सेमीकंडक्टर को कहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बताया भी था, 2020 यानी कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। इसका कारण है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का एक अच्छा चालक होता है, इसीलिए। चलिए अगला प्रश्न, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। टू कंसेक्यूटिव पीक और टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट। साइनसोइडल वेव, अगर आपको ध्यान में हो तो ये देखिए, ये कहना क्या चाह रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये बस चलिए यहाँ पर अगर थोड़ी जगह हो तो आप देख लीजिए। तो देखिए ये हो गया पीक, और तो ये देखिए ये लगातार दो पीक जो है इसके बीच की दूरी, और या फिर आप चलिए इसको आप क्रेस्ट ले लीजिए। तो ये हो गया गर्त, ये दोनों गर्त हैं और ये दोनों पीक हैं। तो टू कंसेक्यूटिव पीक्स, शीर्ष या गर्त के बीच की दूरी को हम कहेंगे लैम्डा। इसको हिंदी में तरंग दैर्घ्य भी कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ज़रूरी है समझना, अगर एक्सप्लेनेशन सही नहीं दिया हो। यहाँ पर एक चित्र होना बहुत आवश्यक था। मैं आदरणीय लेखक बंधु घटना चक्र से निवेदन करूँगा कि अगले अंक में ये छोटी सी तस्वीर अगर डाल दें तो विद्यार्थियों को बहुत फ़ायदा पहुँच सकता है। चलिए, और अगर ना भी है तो कोई बात नहीं, आप खुद का नोट्स बना सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलती है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सब बदलेगा, आवृत्ति नहीं बदलेगी। गति, तरंग दैर्घ्य, अपवर्तनांक सब बदलता है पर आवृत्ति नहीं बदलती है। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास या लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? ये उत्तल से बने होते हैं, ठीक है, उत्तल से बने होते हैं। 2001 का ये प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये देखिए बहुत सारा और भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। लाइट हैज़ गॉट डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ अ वेव एंड इट इज़ अ पार्टिकल। किसने बताया? किसने? आइंस्टीन ने। तभी जा करके जो है लड़ाई झगड़ा ख़त्म हुआ फिजिक्स में, वरना पहले लोग प्रकाश को, कुछ लोग बोलते थे कि भाई जो प्रकाश है, कोई बोलता था वेव है, कोई बोलता था कण है। तो प्रकाश तो कण भी है, तो प्रकाश का कण क्या माना जाता है? कौन सा कण होता है? फोटोन, आपने सुना होगा। प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश विकिरण में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। अच्छी बात है, गुण पाए जाते हैं भाई, लेकिन कण कौन सा होता है प्रकाश में? फोटोन जो है वो कण होता है, और तरंग तो वो होता ही है प्रकाश। वेव है, इट इज़ अ वेव एंड इट इज़ अ पार्टिकल एज वेल।
ठीक है। एच सी वर्मा की किताब अगर आपने पढ़ी हो तो बड़ा अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगा आदरणीय एच सी वर्मा जी की किताब में। समय मिले तो आप पढ़िए फिज़िक्स। और ऐसे एनसीईआरटी में भी कई जगह मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम, कम समय है हमारे पास। मुझे करीब अगले 10 मिनट में प्रयास करना है कि ख़त्म कर दूं वीडियो में। और अगर आपको अच्छा और भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं इससे भी बेहतर एक्सप्लेनेशन लाऊं। हमारे लेखक बंधु ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, पर हम अपना खुद का भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश नीला लगता है क्यों? लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होता है। किसका प्रकीर्णन होता है? नीले रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, यही यहाँ बताया जा रहा है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सी पर। आप याद कर लें, रट लें इस प्रश्न को, ये प्रश्न ज़रूर आएगा। बीपीएससी में ना आए कोई बात नहीं, दूसरे एग्जाम में आएगा, पर आएगा। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है फिजिक्स का कि पानी का घनत्व अधिकतम किस पर होता है? +4 डिग्री सी पर अधिकतम होता है उसका आयतन या घनत्व। ठीक है, याद रखिए। और पानी का घनत्व 4 डिग्री सी पर अधिकतम होता है और उसका आयतन न्यूनतम होता है, क्षमा कीजिएगा, उसका आयतन न्यूनतम होता है और घनत्व मैक्सिमम होता है। याद कर लें आप इस प्रश्न को। चलिए, फ़ारेनहाइट का क्वेश्चन आ गया फिर से। मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन बार बार आता ही है। क्वेश्चन देखिए क्या है। 50 डिग्री सी का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? आंसर इसका है बी, F = 9/5C+2। सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। रट लें बिल्कुल आप इस फॉर्मूले को, ये क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए, वर्षा की बूंद को गोलाकार आकृति का क्या कारण है भाई? पृष्ठीय तनाव वर्षा की बूंदों का कारण है। और ये पृष्ठीय तनाव के कारण ही जितने भी आकाशीय पिंड हैं मैक्सिमम गोल रहते हैं, सब नहीं पर गोल होते हैं। पृष्ठीय तनाव इसका मेन कारण है। आकाशीय जो कण आते हैं, बूंदें आती हैं, वो पृष्ठीय तनाव की वजह से ही ये वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। सबसे ज़्यादा श्यानता किस में होती है? शहद में होती है। विस्कोसिटी आपको पता ही है। जो रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिकल में, जो मैकेनिकल में फ्रिक्शन होता है, वही विस्कोसिटी होता है। लिक्विड में शहद बहुत गाढ़ा है, इसीलिए सबसे ज़्यादा श्यानता शहद की होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट ईयर पूछा जा चुका है प्रश्न। चलिए, और आप आगे बढ़ते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? ये आते हैं चंद्रमा की वजह से। हाई टाइड आता है ना जी, चंद्रमा की वजह से जो हाई टाइड आता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से, उसी से जल तरंगे हमारी आती है। लो टाइड, हाई टाइड आपने सुना होगा। चलिए जल्दी